देखो हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे और वैदिक काल के बारे में हमने आपको समझा दिया था कि जो वैदिक काल है वो कब से कब तक चला था, ये बताया था हमने आपको। तो वैदिक काल का जो समय है वो कब से माना गया था, 1500 बीसी से, ठीक है, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच जो है माना गया था। लेकिन इसको भी दो कालखंडों में बांट करके विभाजित किया गया है। 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय है उसे हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, या उसी का नाम जो है ऋग वैदिक काल है। जबकि इसके बाद का समय जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच जो समय आता है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल के दौरान क्या क्या विशेषताएं हुई थी, मानव के राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आए थे, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आए थे, आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आए थे, ठीक है, ये बातें, और धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आए थे वो हम कल के वीडियो में समझ चुके थे। उसके अलावा जो नदियाँ विशेष प्रकार की थीं, जो वर्तमान समय में नदियाँ हैं उनको उस समय क्या कहते थे, उनका नाम, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन वर्तमान समय में पूछ लिया जाता है, तो वो भी हमने आपको कल करा दिया था। आप लोग बस ये बताइए कि जो चिनाब नदी है, ठीक है, चिनाब, इसको वैदिक काल के दौरान क्या कहते थे? चिनाब नदी को वैदिक काल के दौरान क्या कहते थे, आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्या कहते थे? तो चिनाब को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जो भी वीडियो देखेंगे जब कभी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक काल, जिसको उत्तर वैदिक काल, जिसका काल जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय है, ठीक है, वो 1000 बीसी से 600 बीसी का माना गया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है कि 1000 बीसी के समथिंग होता क्या है कि लोहे की खोज हो जाती है। इससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी, और लोहे की खोज नहीं हुई थी, तांबा वगैरह खोज लिया गया था, तो उसी से जो है धातुओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी। परंतु यहाँ पर 1000 जो बीसी है समय, ये जो काल है, इस काल में लोहे की खोज हो जाती है। अब जब लोहे की खोज हो जाएगी तो इससे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा लोगों के जीवन में। लोहे की खोज हो जाने से लोग अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाना शुरू कर देते हैं, और उन उपकरणों का उपयोग वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे करते हैं। जैसे खेती के लिए लोहे का उपयोग जो है, लोहे के बहुत सारे औजार बनाने के लिए खेती में प्रयोग में आना लगा लोहा, क्योंकि लोहा एक बहुत मजबूत धातु होती है, टूटती वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इससे बहुत प्रकार के औजार बनाने लग गए लोग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल आएगा, तो इसका शुरुआत यहाँ से इसलिए होता है, या क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ से इसलिए होता है कि यहाँ पर 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई थी। क्या हो गई थी? लोहे की खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज जब हो गई तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमने ऋग वैदिक काल में बताया था कि वहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर गायों को मानते थे, अर्थात पशुपालन करना ज़्यादा प्राथमिकता में था, जबकि कृषि दूसरे नंबर में था। ये बात वहाँ पे हमने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोहे की खोज हो जाने से सुव्यवस्थित ढंग के औजार बनाना सीख गए लोग। औजार बनाने से जो है कृषि जो है वो अच्छे तरीके से करना सीख गए लोग, ठीक है। तो पशुपालन जो है वो व्यवसाय रह तो गया, लेकिन वो द्वितीय प्रमुख व्यवसाय हो गया, जबकि मुख्य फोकस जो हो गया वो कृषि पर हो गया। और कृषि पर जब फोकस मुख्य तरीके से हो गया तो क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के अन्न जो है व्यक्ति जो है उपजाने लगा। उसके साथ ही साथ जो है केवल और केवल कृषि खाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए नहीं करते थे, वो बेचने के लिए भी चीज़ों का उत्पादन करने लग गए, ठीक है, जिससे उनके जीवन में और सुधार आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहली कहानी में आपको बता दी है कि 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई, इसीलिए इसको हम लोग बांट करके यहीं से पढ़ लेते हैं। 1000 बीसी के बाद का समय जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और यहाँ से क्या क्या परिवर्तन आए, यहाँ पे अर्थ मतलब रुपया पैसा में भी वृद्धि हुई। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो पशुपालन से हट करके कृषि पर निर्भर हो गए, साथ ही साथ व्यापार पर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गए, जिससे क्या हो गया कि यहाँ के लोग ऋग वैदिक काल की तुलना में थोड़े धनी होने लग गए, ठीक है। लेकिन पैसा अभी भी नहीं था, मुद्रा यहाँ पे अभी भी नहीं थी, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे राजपाट में जो है सुव्यवस्थित ढंग से और वो बढ़ गया। राजपाट में राजा का जो महत्व वो बढ़ गया, ठीक है। तो राजा का जो महत्व बढ़ गया, अब क्या है, समाज की स्थितियाँ भी परिवर्तित हुई और धर्म में भी परिवर्तन यहाँ पर आया। क्या क्या परिवर्तन आया वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक जीवन के अंतर्गत क्या आया। तो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें जो कबीले जो समूह बना करके रहते थे, ठीक है, कबीले अपना समूह बना करके जो रहते थे, ठीक है, तो उस समूह को हम लोग जन कहते थे। क्या कहते थे? जन। अब इस काल में आने के दौरान जो जन है, जन का साइज और बड़ा होने लगा। जन का साइज कैसे होने लगा? बड़ा। अब जब साइज वो बड़ा हो गया तो उसी जन का नाम बदल करके कर दिया गया जनपद। क्या नाम हो गया? जनपद। तो जनपद जो शब्द है वर्तमान समय में जनपद का प्रयोग होता है, तो वो वास्तव में उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल से जनपद शब्द जो है चल करके आ रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी जनपद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जनपद
जनपद शब्द की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल के दौरान हुई। तो जन जो था वो छोटा सा, और उत्तर वैदिक काल में जन की संख्या बढ़ गई, यानी ठीक है, आकार कबीलों का बढ़ गया और वो बन गया जनपद। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के जन दिए हैं, भरत और पुरु, और भरत और पुरु मिल करके ये नया जनपद बन गया, जिसको हम लोग कुरु नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? कुरु। तो भरत और पुरु जनपद मिल करके कुरु जनपद का नाम दे दिया गया। ये सॉरी, भरत और पुरु ये जन है, और ये मिल करके जो बड़ा जनपद बना उसको कुरु कह दिया गया। क्या कह दिया गया? कुरु। आगे देखेंगे यहाँ पर और क्या होगा। राजा जो है, राजा पहले की तुलना में, जैसे उस समय हमने आपको बताया था, राजा जो है उतना ताकतवर नहीं था, शक्तिशाली नहीं था। वो राजा जो है निर्णय जो लेता था अकेले, केवल कोई ज़्यादा निर्णय नहीं ले सकता था। उसके निर्णय के लिए दो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी, 4 प्रकार की संस्थाएं थी, आपको पता होगा, सभा, समिति, विदत और गण। ये जो समितियां थी, ये समितियों के द्वारा ही जो निर्णय होता था वो राजा को दिया जाता था, और वही राजा जो है अंतिम निर्णय देता था। ठीक है, तो इतना पावरफुल राजा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, राजा जो है उसका महत्व तो बढ़ गया, और राजा थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल की तुलना में ताकतवर हो गया। ठीक है, अब कैसा ताकतवर हो गया, मतलब राजा का अगर निर्णय लेना है तो वो इनकी जितनी समितियाँ हैं, समिति हो गई, सब जो ये तुम्हारी संस्थाएं जो चारों चल रही थी, इन चारों संस्थाओं के बगैर, निर्णय लिए बगैर वो खुद भी अकेला निर्णय दे सकता था, इसलिए वो थोड़ा सा पावरफुल हो गया। राजाओं की शक्ति में जो है वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि जो पहले की तुलना में ये सेना टेम्परेरी रखते थे, स्थायी सेना अभी भी नहीं थी राजा के पास, लेकिन जो टेम्परेरी सेना होती थी, ठीक है, यहाँ पर वो टेम्परेरी सेना अब ठीक राजा के हिसाब से कार्य करती थी। क्लियर बात समझ पाए, इसलिए राजा की शक्ति में यहाँ पे वृद्धि हो गई। साथ ही साथ राजा में एक और परिवर्तन क्या आया कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो चुना जाता था वो उसी जो कबीला होता था जिसको हम लोग जन कहते थे, उसी जन में जो कोई योग्य व्यक्ति उसको चुन करके, ठीक है, जनता के द्वारा चुन करके राजा बना दिया जाता था। एक आध परिस्थितियों में ऐसा होता था कि राजा का पुत्र राजा बनाया जाए, वो अगर योग्य है तो, एक आध परिस्थितियों में, लेकिन ज़्यादातर यही था कि उस कबीले से ही चुन करके एक को राजा बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में जो राजा है वो राजा का पुत्र ही राजा बनना शुरू हो गया, यानी राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया? वंशानुगत। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो राजा का जो पद है, वंशानुगत वाली प्रणाली आगे चलती रहेगी आगे तक। ठीक है, जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आते हैं तब तक जो ये वाला सिस्टम है, राजा वाला क्रम, ठीक है, वो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वंशानुगत प्रणाली चलती रही, यहीं से शुरू हुआ था सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सभा, समिति और विदत, ठीक है, और गण, इन जो संस्थाएं, इनका महत्व जो है पहले की तुलना में कम हो गया, क्योंकि अब राजा का महत्व बढ़ चुका था, इसलिए इन संस्थाओं का महत्व जो है पहले की तुलना में कम हो गया। मतलब अंतिम निर्णय राजा का होता था, ये लोग अपनी बातें रख सकते थे, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का। एक शब्द हमने कल बताया था, रत्नीन। रत्नीन जो है ये इसी सभा में अधिकारी गण होते थे। कौन होते थे? अधिकारी गण। तो अधिकारी गण में पुरोहित वगैरह होते थे। तो ये अधिकारी गण पहले जो उस समय ऋग्वैदिक काल के दौरान इनकी संख्या को 7 रखा गया था। कितना रखा गया था? 7। अब बढ़ा दी गई इनकी संख्याओं को, और 7 से बढ़ा करके 17 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 17। तो ये बात भी याद रखेंगे कि अधिकारियों की संख्या को यहाँ पे बढ़ा दी गई, जिनको हम रत्नीन कहते थे। रत्नीन की संख्या जो है वो 7 से बढ़ा करके 17 कर दी गई। अब यहाँ पर आगे और ये राजनीतिक जीवन पर चर्चा चल रही है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और क्या हो गया? कर। उस समय जो कर लिया आता था, ऋग्वैदिक काल के दौरान जो कर लिया आता था उसको बलि कहते थे, और वो जो बलि है वो लोग अपनी स्वेच्छा से देते थे, अपनी मर्जी से देते थे। मन है तो दो, अगर नहीं है तो ना दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, बलि का जो ये स्वेच्छा वाला कर है ये सिस्टम हटा दिया गया, सबको कर देना ही पड़ेगा, ये निर्धारित कर दिया गया। तो कर जो है, कर का विस्तार किया गया, और कर अब सभी को देना पड़ेगा, इस बात को यहाँ से शुरू कर दिया गया कि कर आपको सभी को देना पड़ेगा। कोई भी अपनी, ऐसा नहीं कि मर्जी है तो दो, ना मर्जी हो तो ना दो, राजा सबके ऊपर कर लगाएगा और सबको देना पड़ेगा। तो कर का यहाँ से विस्तार किया गया। हालांकि अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेना का जो पूरी तरीके से स्थायी सेना रखने के लिए राजा के पास इतना पैसा नहीं था कि पूरी तरीके से स्थायी सेना रखे। ठीक है, स्थायी सेना का कोई व्यवस्था नहीं थी, और न्याय की भी पूरी तरीके से अलग से कोई संस्था नहीं थी। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हैं कि नहीं, ऐसे कोई भी अलग संस्था नहीं बनाई गई थी। राजा ही अपने द्वारा जो न्याय से जुड़ी हुई चीज़ें वो करता था। ठीक है, तो इतनी बातें जो है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आया। कितने सारे परिवर्तन यहाँ पर आ गए उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में। ठीक है, आप देख सकते हो। क्लियर, राजा का महत्व बढ़ गया। ठीक है, सभाएं जो संस्थाएं थी उनका महत्व घट गया। उसके अलावा अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई जो कि कम थी। जो कर लिया जाता था वो स्वेच्छा से हट करके राजा की इच्छा पर हो गया। तो कई सारी, और जन जो है वो बड़ा होकर के जनपद में बदल गया। तो ये जो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन आए किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन आए तो सामाजिक जीवन में, मतलब जब राजनीतिक, मतलब राजा से जुड़ा हुआ जो जीवन है उसमें ये परिवर्तन आए। सामाजिक जीवन में समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में क्या समझ में आया, सबसे पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर
इस तरीके से व्यवस्था थी कि सबसे पहले परिवार होता है, परिवार से बड़ा ग्राम रखा गया, ग्राम से बड़ा विश्व और विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा जनपद। बात समझ पाए? जैसे वर्तमान समय में ये आप देख लो, परिवार घर होगा, परिवार है, परिवार में फिर मोहल्ला, मोहल्ला में फिर तुम्हारा गांव, गांव से बड़ा फिर क्या हो जाएगा कस्बा, कस्बा से जनपद, ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर उसके बाद प्रदेश, देश, ऐसे आ जाएगा। तो वो भी उस समय भी ऐसा था कि परिवार, परिवार से बड़ा ग्राम रखा गया, ग्राम से बड़ा विश्व और विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा जनपद। तो ऐसी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में थी कि लोगों का छोटा सा पहले परिवार, परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद, ठीक है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर थी। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा और क्या किया गया, यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल के दौरान जो वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था में ये बताया गया था कि वर्ण 4 प्रकार का होगा, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो पढ़ाई लिखाई वाला काम करता था, क्षत्रिय रक्षा करने का काम करता था, ठीक है, वैश्य जो है वो व्यापार का काम करते थे और शूद्र जो है वो सेवा करने का काम करते थे। किसी में कोई भेदभाव नहीं था कि शूद्र जो है सबसे जो शूद्र होगा उससे भेदभाव रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो कर्म के पर आधारित था ऋग्वैदिक काल में, और जो जैसा करेगा उसको उसी तरीके की कैटेगरी में वर्ण में रख दिया जाता था। एक परिवार में 4 प्रकार के वर्ण के लोग रह सकते थे, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही धीरे धीरे ये उत्तर वैदिक काल आने लगा तो लोगों ने देखा, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे उन्होंने देखा कि इसमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग का रहेगा कि इसमें ज़्यादा लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं, क्षत्रिय कहते हैं हम लोगों का भी लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो ऐसा किया जाए धीरे धीरे अपने लड़कों को भी इसी साइड शिफ्ट किया जाए। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता गया तो इन्होंने सोचा कि इसमें ज़्यादा फायदा है, ऐसा करते हैं हम अपने पूरे परिवार को ही ब्राह्मण वाला सोचने लगे कि अपने पूरे परिवार को ही क्या कर देंगे, ब्राह्मण की उपाधि दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर वैदिक काल आते आते हुआ क्या कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, ये वंशवादी हो गई। कैसी हो गई, वंश पर आधारित हो गई, और वंश के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को विभाजित किया जाने लगा। साथ ही साथ अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो वर्ण आधारित तो हो तो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ जो भावनात्मक स्थितियां हैं वो भी बदल गई। उस समय क्या था ऋग्वैदिक काल में कि जो शूद्र होता था ऐसा नहीं था कि उसके साथ कुछ भेदभाव हो, वो काम के आधार पर वो अपना काम कर रहा है, उसको भी उतना सम्मान मिलता था जितना कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को मिलता था। एक समान लोग से, एक तरीके से लोग देखते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये स्थिति आते आते इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने, इन्होंने देखा कि अब पहले तो वंश के आधार पर कर दिया, फिर उसके बाद कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया, फिर उससे कम क्षत्रिय और उससे कम शूद्र, वैश्य, और सबसे लास्ट में शूद्र आ जाएगा, ठीक है, शूद्र आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने कर दिया, यानी वर्ण व्यवस्था को पहले तो जन्म आधारित कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो है उनकी जो प्योरिटी है वो भी घटा दिया अपने हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिलता है, गोत्र। क्या देखने को मिलता है, गोत्र। तो गोत्र आप देखो, जब भी कुंडली उंडली छड़ाई जाती है तो गोत्र वोत्र देखता है, शादी विवाह करते हैं तो पंडितों के पास आप जाओ तो गोत्र वोत्र छाटते हैं कि गोत्र सेम वगैरह है कि नहीं, सेम गोत्र में जो है विवाह विवाह नहीं हो सकता है। तो गोत्र का मतलब क्या था, गोत्र यहीं से शब्द उत्पन्न होकर के आया है। गोत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ही कबीला में लोग रहेंगे, तो एक ही कबीला में जो लोग रह रहे हैं या जनपद में जो लोग रह रहे हैं या जन में जो लोग रह रहे हैं, वो जो एक समान गाय पालेंगे, ठीक, मतलब गायों को पालेंगे। तो जब गायों को पाल रहे हैं तो उन गायों की रक्षा करने वाले जितने लोग हैं उस समूह के, वो एक गोत्र के कहलाएंगे। नई बात समझ पाए? जैसे प्रमुख जानवर जो गाय ही था, तो गायों की रक्षा करने वाले एक समूह में, एक कबीले में, एक जन में जितने लोग हैं वो एक गोत्र के कहलाएंगे। और एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था, ठीक है, एक गोत्र में विवाह नहीं रखा, और इससे कहा कि एक गोत्र दूसरे गोत्र से विवाह कर सकता है। तो एक जन समूह, कबीले वाले जो लोग हैं वो एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, इसलिए गोत्र को देखने वाला सिस्टम यहाँ चलेगा। तो पूछेगा कि गोत्र शब्द जो है वर्तमान समय में अभी भी ये प्रचलित है, और ये गोत्र शब्द ये कहाँ से आया है, तो ये उत्तर वैदिक काल से आया हुआ है, ठीक है। तो गोधन को एकत्र करना, और गोधन को एकत्र करने वाले जितने लोग हैं एक कबीले में जो रहते हैं वो, ठीक है, एक गोत्र के कहलाते थे। क्या कहलाते थे, एक गोत्र के, ठीक है। और एक गोत्र में जो लोग रहेंगे वो सभी, मतलब जैसे लड़की लड़का है तो वो भाई बहन एक परिवार की तरह ट्रीट करते थे, एक परिवार की तरह व्यवहार रखते थे। इसीलिए एक गोत्र में जो लोग मौजूद थे वो एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे, वो दूसरे गोत्र में शादी वगैरह विवाह करते थे, ठीक है। इसी सामाजिक जीवन में अब आप बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम की व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। आश्रम की व्यवस्था यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। आश्रम की व्यवस्था आपको पता है कि उस समय में लोग जो है 100 साल से ऊपर जिया करते थे, तो आश्रम की व्यवस्था यहाँ पे शुरू हुई और 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए। तो सबसे पहला जो आश्रम था वो कौन सा था, 4 आश्रम थे। पहला कौन सा था, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा
संन्यास। तो 4 जो है आश्रम बनाए गए। सबसे पहला जो आश्रम था वो ब्रह्मचर्य वाला था। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य वाले आश्रम के दौरान लोगों को क्या करना होता था? बच्चों को 0 से 25 साल की एज तक सीखना होता था, पढ़ाई करना होता था, और गुरुकुलों में रह करके वो पढ़ाई करते थे। ठीक है। हालांकि पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर अभी भी महिलाओं को भी इजाज़त थी पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ थोड़ी सी महिलाओं की स्थिति जो है थोड़ी सी बदलेगी। क्या बदलेगी वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है। जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, अभी आपको उससे पहले हम बता चुके हैं। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं से जो समिति है, ठीक है, उसके अलावा विदत जो ये संस्थाएं थी, उसमें महिलाओं के द्वारा ही जो निर्णय लिया जाता था उनको पूरा भाग करती थी, और जो भी वो विचार देती थी उसी आधार पर निर्णय लिए जाते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आएंगे आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम हो गए। तो चारों प्रकार के आश्रम में 0 से 25 साल की एज के बीच में है तो आप पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। 25 से 50 साल की एज में आएंगे तो शादी विवाह करेंगे, बच्चा वगैरह अपना उत्पन्न करेंगे। उसके बाद 50 से 75 साल के बीच जो एज है वो वानप्रस्थ वाली हो जाएगी। वानप्रस्थ में क्या होगा कि आपको गृहस्थ वाला जीवन भी जीना है, और साथ ही साथ आपको जो ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं उनको पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, दुनिया की बातें बतानी है। उसके अलावा ईश्वर में भी थोड़ा बहुत लीन होना, यानी इसमें मिला जुला वानप्रस्थ वाला स्थितियाँ होती थी। जबकि जब लास्ट वाला आश्रम जो है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, संन्यास वाला आश्रम, तो उसमें पूरी तरीके से जो है छोड़ देना होता था घर गृहस्थी सब कुछ, और जा करके जंगलों में ईश्वर का मनन करना होता था, और बस मृत्यु का इंतजार करना होता था कि भगवान कब बुला ले। ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 प्रकार के आश्रम हो गए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई। स्त्रियों की स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ी सी गिरावट आई। क्या गिरावट आई यहाँ पे समझिए। स्त्रियों की स्थिति में सबसे पहला यहाँ पे पर्दा प्रथा जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। जो ओढ़ने वाली स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी शुरुआत हुई, नहीं ज़्यादा नहीं। ठीक है। जो महिलाएं जो घूंघट वगैरह मार लेती हैं ना, तो वो पर्दा प्रथा की स्थिति यहाँ थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है, पूरी तरीके से है हावी नहीं हुआ था। हावी तो ये आगे होकर के चलेगा। तो पर्दा प्रथा शुरू हो चुकी थी, बस इतना आप कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं यहाँ पर? हाँ, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? स्त्रियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे अभी भी थी। और साथ ही साथ जो और जैसे विधवा विवाह था, ये सब प्रचलन में था। ठीक है। लेकिन जैसे समिति और विदत में यहाँ पर महिलाओं को मना कर दिया गया कि आप लोग निर्णय नहीं देंगे, ये पुरुषों का काम है। ठीक है। तो इनमें इन लोगों को मना कर दिया गया, ये संस्थाएं जो थी ये मना कर दी। तो कुछ काम जो हैं वो थोड़े से महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए थे यहाँ पर आते आते। ठीक है। इसके अलावा दास प्रथा तो थी, लेकिन दास प्रथा उतनी कठोर नहीं थी, लेकिन पहले की तुलना में दासों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है। इसके अलावा भोजन जो है, भोजन का स्तर यहाँ पे उच्च हो चुका था। यहाँ पे हमने तीर लगाया, इसका मतलब उच्च हो चुका है, जहाँ मैं ग्राफ लगाया वो बंद हो चुकी है ये बात। ठीक है। तो भोजन की व्यवस्था यहाँ पे उच्च हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि आधारित जो है वो जीवन हो चुका था, और कृषि आधारित जीवन हो चुका है तो अनेक प्रकार के अनाज आदमी उत्पन्न करेगा और बढ़िया अपना नए नए प्रकार के व्यंजन बना करके खाएगा। तो भोजन की व्यवस्था बढ़िया थी। मनोरंजन के साधन ठीक ठाक थे, ये लोग शिकार भी करते थे। ठीक है। उसके द्वारा मनोरंजन करते थे। उसके अलावा भोजन की व्यवस्था बढ़िया थी। भोजन में ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है। आगे इसके अलावा विवाह की बात करें तो विवाह यहाँ पर कई प्रकार के मानेंगे, लेकिन जो मेन 2 विवाह थे वे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है कि मतलब एक उच्च कुल का लड़का, जैसे ब्राह्मण वर्ग का लड़का, ठीक है, शूद्र वर्ग की लड़की से शादी करता है। ठीक है। तो जो लड़की हो जाएगी वो ब्राह्मण हो जाएगी, तो ये अनुलोम विवाह है। ठीक है। प्रतिलोम विवाह में क्या था कि लड़का जो है वो शूद्र कुल का होगा और उच्च वर्ग की लड़की से शादी करेगा, तो ये प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, उल्टा विवाह। यानी ये प्रचलित थे, लेकिन ये वाला विवाह अच्छा माना जाता था, ये वाला नहीं माना जाता था। अच्छा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर थी। आगे तो ये हमारा सामाजिक जीवन हो गया। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं आप देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में अगर देखा जाए तो क्या क्या था, तो उस समय हमने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कुछ नहीं था, पशुपालन था। लोग ज़्यादातर पशुपालन करते थे, गायों को पालते थे, उनके दूध के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। कृषि जो था वो भी था, लेकिन दूसरे नंबर पर था, उतना ज़्यादा कृषि नहीं होती थी क्योंकि उस समय लोहे की खोज वगैरह नहीं हुई थी। और यहाँ पे लोहे की खोज हो जाने से जो कृषि है वो प्राथमिक रूप से आ गई। ठीक है। कृषि जो है प्राथमिक रूप से आ गई और पशुपालन नंबर दूसरे पे चला गया। लेकिन पशुपालन अभी भी लोग यहाँ पर कर रहे थे, ऐसा नहीं कि पशुपालन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक काठक संहिता, ठीक है, पुस्तक है, उसमें यहाँ बताया गया, वर्णन किया गया, इसके साक्ष्य मिले हैं कि 24 बैल जो है हल के साथ कार्य कर रहे हैं। तो इससे वर्णन मिलता है कि कृषि यहाँ पर जो है वो मेन रूप से प्राथमिक रूप में रख ली गई। ठीक है। तो
तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर उद्योग और व्यापार का प्रचलन बढ़ गया। उद्योग और व्यापार का, यहाँ पर लोग क्या करने लगे, खेती खूब करने लगे। पहले अनाज इतना उपजा लेते थे जो उनके खाने के लिए साल भर के लिए रह जाए, और बाकी जो बचता था वो बेच देते थे लोगों के साथ। ठीक है, बेचते कैसे थे, तो विनिमय करके ही अभी करते थे। अभी भी यहाँ पे मुद्रा का कोई भी चलन नहीं हुआ था। ठीक है, तो व्यापार यहाँ पे होने लगा। उद्योग कैसे, अब यहाँ पर जो कि औजार खोज लिया गया, तो औजार खोजने से क्या हो गया, बढ़ाइयों की मात्रा बढ़ गई। औजार क्या है कि लोहे के लोहार यहाँ पर बनने लग गए बहुत सारे लोग, क्योंकि लोहे की चीज़ें बनाएंगे भाई, औजार बनाएंगे तो कौन बनाएगा, तो लोहार बनने। तो व्यापार करने वाला जो औद्योगिक लोग हैं वो भी यहाँ पर बढ़ने लग गए। ठीक है, क्लियर। आगे देखोगे, विदेशों से व्यापार के भी प्रमाण यहाँ पर इस काल में मिलते हैं कि यहाँ पर लोग विदेशों से भी व्यापार करने लगे थे छुटपुट मात्रा में। सिक्कों का भी कोई प्रचलन यहाँ पे नहीं हुआ था। और यहाँ से नगरीकरण जो है फिर से पुनः प्रारंभ होता है। इससे पहले हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो पूरी तरीके से नगरीकरण सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पर नगरीकरण सभ्यता और वैदिक काल में आप शुरू करोगे तो शुरुआत वाला जो काल है, इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, उसमें पूरी तरीके से जो है ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है, इसके उत्तर वैदिक काल जब खत्म हो रहा होता है तब नगरीकरण धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा होता है। तो नगरीकरण का प्रारंभ पुनः दूसरी बार किस काल में मिला है, तो उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिला है। आगे हम बात करेंगे धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन में अब यहाँ पर क्या हो गया कि उत्तर ऋग वैदिक काल जो था वहाँ पे देवी देवता बना करके लोग पूजते थे, और उनका धार्मिक जीवन जो था वो प्रकृति से प्रेमी थे और उन्हीं को अपना देव बना लेते थे और देव बना करके उनको पूजते थे। लेकिन वो जो है एक लिमिट मात्रा में पूजते थे। ठीक है, बात समझ पाए, जितनी जरूरत होती थी उतना कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आते आते चूँकि यहाँ पर जो है व्यवस्था किस तरीके से हो गई आप देख ही रहे हो, वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो गई, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो आपस में संघर्ष भी करने लगे कि मैं श्रेष्ठ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लाभ चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि नए नए प्रकार के धार्मिक ढकोसले शुरू हो गए। ठीक है, आडंबर शुरू हो गए, और धर्म को जो है इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि जो है नीचे वाले जो वर्ग वाले लोग हैं वो डर करके रहें, और ये खुद को श्रेष्ठ बता करके, ठीक है, चीज़ों का कार्य करने लगे। तो यहाँ पर यज्ञ कर्म कांड के जो महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ऋग वैदिक काल की तुलना में। तो ऋग वैदिक काल में जो था वो यज्ञ कर्मकांड होते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, जहाँ पर जरूरत पड़ती थी तब होते थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष रहता था। ये संघर्ष इसलिए करते थे कि वो कहता था हम श्रेष्ठ हैं, ये कहते थे हम श्रेष्ठ थे, बाकी की दो जातियाँ जो हैं जिनको वर्णों में विभाजित किया था उनको तो नीचे ढकेल दिया था, और ये आपस में फिर बाद में इन्होंने समझौता वगैरह किया कि दोनों लोग साथ साथ चलेंगे और बाकी की जो अन्य वर्ण हैं इन पर हम लोग राज्य करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थिति शुरू हो गई। अब यहाँ पर और चीज़ें आपको आगे बताएंगे। यहाँ का जो प्रमुख देवता था, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता है वो किसको माना गया था, इंद्र को। लेकिन यहाँ पर जो है प्रमुख देवता जो है वो प्रजापति को माना गया। किसको माना गया, प्रजापति। तो प्रजापति कौन है, तो प्रजापति को जो है ये माना गया कि जो सृजन करता है, ठीक है, कौन है, सृजन करता, इनको जो है प्रमुख देवता वगैरह माना गया। तो इनको भी आप याद रखेंगे कि प्रमुख देवता जो है किसको माना गया, प्रजापति को। इस काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। यहाँ पर विष्णु जी का भी जिक्र होता है, जो कि ये बताया गया कि ये पोषण तथा रक्षक के देवता है, पोषण और रक्षक के देवता ये बताया गया। यहाँ पे बताया गया रुद्र जो है इनको माना गया रुद्र को पशुओं का देवता माना गया। रुद्र को किसका देवता माना गया, वरुण को किसका देवता माना गया, जल का, वरुण को जल का देवता। क्या ऋग वैदिक काल में वरुण थे, तो वो काय के देवता थे, वर्षा के, लेकिन यहाँ बना दिया जल का देवता वरुण को। ठीक है, और रुद्र को पशुओं का देवता बना दिया। ठीक है, आगे देखो, पूषण को यहाँ पे शूद्रों का देवता बना दिया। जबकि ऋग वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे, ऋग वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे, हाँ, वनस्पति के। तो यहाँ पे देखो पूषण जो है ये ऋग वैदिक काल में किसके देवता थे, पशुओं के। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूषण जो हो गए इनको बता दिया कि शूद्रों के देवता हैं। किसके देवता हैं ये, शूद्रों। बात समझ पाए, इस तरीके से बता दी गई। इसके अलावा यहाँ पर धर्म कांडों में इतनी ज़्यादा आडंबर यहाँ पे फैल गया था कि लोग जो है उसी वर्ग में जो लोग रह रहे हैं, मतलब ब्राह्मण वर्ग में ही, और ठीक है, क्षत्रिय वर्ग में ही, वैश्य वर्ग में ही लोग इन धर्म कर्म कांडों से परेशान आ चुके थे।
ठीक है। तो उपनिषदों में जो उपनिषद हैं उसमें इन बातों का बहुत निंदा किया गया कि ये सब गलत काम कराते हो। यज्ञ कराते थे या कर्म कांड कराते थे तो उसमें जानवरों की बलि दे देते थे, ठीक है, इतने सारे जानवर मार देते थे, ठीक है, बलि देना ये श्रेष्ठ समझते थे क्षत्रिय वर्ग के जो लोग रहते थे। तो ये जो आडंबर चालू हो गया तो इसका उपनिषदों में निंदा की गई है, बहुत निंदा की गई है इन बातों की कि ये आप गलत जो है धर्मकांड अपना रहे हैं। उसके साथ ही साथ हुआ क्या कि जब ये गलत गलत चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई, धार्मिक जीवन से आडंबर शुरू हो गए, तो कुछ वर्ग जो है वो परेशान हो गया कि उन्हें लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो जब उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है तो उन्हें फिर सोचा कि ऐसा कुछ इसको सही करने की कोशिश की। तो सही करने की कोशिश के संदर्भ में जो यहाँ से धीरे धीरे इसका विरोध करने के चक्कर में, ठीक है, धीरे धीरे अब आगे जन्म होगा यहाँ से, किसका जन्म होगा, तो यहाँ से शुरू होगा बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति इन धर्म कांडों से इससे निजात पाने के लिए इनकी उत्पत्ति होगी कि यहाँ पर धर्म कांड इतने ज़्यादा, ठीक है, बेकार हो चुके थे, ठीक है, बेवजह कोई कार्यक्रम करा रहे तो जानवर की बलि, ठीक है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो इनसे निजात पाने के लिए बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति यहाँ से धीरे धीरे शुरू होती है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे किस प्रकार इनको ख़त्म करने के लिए जो ये धर्म कर्म कांड जो है, जो आडंबर फैल चुके थे धार्मिक चीज़ों में, उनको दूर करने के लिए किस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। हालांकि आगे चल करके बौद्ध और जैन धर्म में भी कुरीतियाँ आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन शुरुआत में जो इनका उत्पन्न हुए थे वो इसी धर्म के लोग थे। और इसी धर्म में जो बड़े वर्ग हैं, छत्री में ऐसा नहीं सभी वैसे होंगे, कुछ ब्राह्मण उन्हें लगा कि ये तो गलत हो रहा है, तो कुछ वर्ग के लोग वही जा करके उसमें अलग हुए और अलग हो करके इन दो धर्मों का निर्माण हुआ। वो कैसे होगा वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ये समझ में आ गई होंगी, बताओ। तो बेटा हमने यहाँ पर आपको कई सारी बातें बता दी। ये वही बात बता दी कि परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद। आगे चल करके बौद्ध धर्म में एक अंगुत्तर निकाय जो है उसमें बताया जाता है कि जनपद जो है वो आगे बन करके महाजनपद हो गए। क्या हो गए? और 16 महाजनपद पूरे भारत में थे। उन 16 महाजनपदों को हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात आप आगे समझ गए। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, एक और क्या है कि इसमें इस समय जो है घड़ा या मनका जिसको कहते थे, घड़ा या मनका, ठीक है, ये 4 प्रकार के थे, ठीक है। इनको मर्दबांड भी कहते थे। पहला एक धूसर मर्दबांड, ठीक है, मर्दबांड। और दूसरा जो था वो काला मर्दबांड, अपना लिख लेना मर्दबांड, ठीक है। तीसरा जो था वो लाल मर्दबांड, और चौथा जो था वो मिश्रित मर्दबांड, ठीक है। तो मर्दबांड यानी मन का जो घड़ा था वो 4 प्रकार के बनाए जाते थे, दूसर, काला, लाल, मिश्रित, ठीक है, दूसर, काला, लाल और मिश्रित। तो 4 प्रकार के मर्दबांड जो है इस समय प्रचलित थे। इसके अलावा यहाँ पर यज्ञ भी जो कराए जाते थे वो यज्ञ 3 प्रकार के थे। यज्ञ जो लोग ये कराते थे वो 3 प्रकार के यज्ञ थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। पहला एक था जो अश्वमेध यज्ञ, दूसरा प्रकार का जो यज्ञ था वो था वाजपेय यज्ञ। तीसरे प्रकार का जो यज्ञ था वो था राजसेय यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ कितने थे? 3 प्रकार के। पहला अश्वमेध यज्ञ था, दूसरा वाजपेय यज्ञ और तीसरा राजसेय। 3 आप यज्ञ याद रखेंगे, दूसरा 3 4 याद रखेंगे, ठीक है। तो यज्ञ कौन कौन है? 3 याद रखो, फटाक से बताओ। अश्वमेध, वाजपेय, राजसेय। अश्वमेध, वाजपेय, राजसेय। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? इसमें क्या करते थे राजा, जो मान लो कोई राजा ज़्यादा पावरफुल हो गया एक तरीके का, ठीक है, ज़्यादा उसकी बड़ी सेना हो गई, तो वो क्या करते थे, वो देखते थे आसपास के जो राजा हैं, जो जन हैं, उनके जो राजा हैं वो उनको कमज़ोर लग रहे हैं, तो वो क्या करता था, अपना जो है अश्वमेध यज्ञ कराता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, यज्ञ शुरू करवा देते थे और साथ ही साथ एक घोड़ा जो है अपने राज्य का वो दौड़ा देते थे कि घोड़ा ये जहाँ तक दौड़ते हुए जाएगा, जिस जगह तक दौड़ते जाएगा, वो सारी सीमा जो है वो किसकी हो जाएगी? इस राजा की हो जाएगी। और अगर कोई राजा ना माने, मान लो घोड़ा दौड़ा दिया, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा दौड़ा दिया कि यहाँ तक पहुँच गया, मान लो अपना जो एरिया है दूसरे के एरिया तक पहुँचता चला गया, वहाँ जाकर रुक गया, तो दूसरा राजा विरोध करेगा। तो अगर विरोध करेगा तो फिर आओ युद्ध लड़ो,
युद्ध में हरा देते थे फिर उसको अश्वमेध यज्ञ, और उसकी ज़मीन ले लेते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में ये था कि अगर शांति से आप मान जाओ, घोड़ा दौड़ा दिया, जो पावरफुल राजा है वो दौड़ा दी है। अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद जानेगा कि हम पावरफुल हो, लेकिन हमसे तो हारी नहीं आसपास वाले राजा, तो वहाँ से दौड़ा दी। और जहाँ दौड़ा दी, जहाँ तक घोड़ा जा रहा हो, दौड़ 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 ज़मीन उनकी, राजा तुरंत जो ना छोटे मोटे राजा हैं वे मान ले सरेंडर हो जाए कि भाई साहब हाँ ठीक है चलो तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे अंडर काम हुई है सब है। अगर ना ही मनी हो तो युद्ध करो, युद्ध में तो हारना तय है क्योंकि तुम लोग पावरफुल कम हो। तो अश्वमेध यज्ञ में ये होता था। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, तो वाजपेयी यज्ञ अगला जो है हमारा, ये वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, इसमें राजों का जो शक्ति प्रदर्शन है वो कराया जाता था। मतलब जो राज्य हैं, राजा जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते थे, जैसे वर्तमान समय में आप अगर देखो तो जिस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है, तो उसमें देश वगैरह जो होते हैं वो भी तो अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं। जैसे भारत स्वतंत्रता दिवस हुआ तो भारत के पास कितनी शक्तियाँ हैं, मिसाइल निकल रही हैं, सेना की टुकड़ी निकल रही है, वो अपना निकल रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं राजपथ पर, ठीक है क्रिया। तो हर देश ऐसा ही करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है अपने स्वतंत्रता दिवस पर या अपने गणतंत्र दिवस पर। उसी तरीके से ये वाजपेयी यज्ञ से ही चुराया गया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वाजपेयी यज्ञ में राजा जब जितना पावरफुल हो जाता था तो वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, ठीक है। अपने रथों को इकट्ठे दौड़ा देता था राजाओं के साथ, जो पावरफुल आगे आएगा, घोड़ों को दौड़ा देता था, किसका घोड़ा जीतेगा। तो यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन राजा करते थे, किसका प्रदर्शन करते थे, शक्ति का। तो राज से देखो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा दौड़ाया जाता था, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो राज्य उनका हो गया। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, शक्ति का प्रदर्शन करते थे, किसका प्रदर्शन करते थे, राजा। और राजसे यज्ञ में क्या होता था, इसमें राज्याभिषेक होता था। मतलब नया राजा अगर बनेगा तो उसका राज्याभिषेक राजसे यज्ञ में क्या कराया जाता था, मतलब राजा का लड़का अब राजा बनने की कगार पर आ गया, राजा बुढ़े हो चुके हैं, तो राजसे यज्ञ कराया जाता था। मतलब नए जो राजकुमार हैं उनको राजा बनाने के लिए राजसे यज्ञ कराया जाता था। उनका क्या कराया जाता था, राज तिलक या राज्याभिषेक कराया जाता था। क्या कराया था, तो ये 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, इनको भी आप याद रख लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो लगभग चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब जो चीज़ें बचेंगी उनको हम लोग लूसेंट की जो बुक है थ्योरी वाली उससे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग सबसे पहले बोर्ड में पढ़ लिया, तो वैदिक काल को हमने पूरा पढ़ लिया है, बोर्ड में समझा करके आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग लूसेंट की जो थ्योरी वाली बुक है उसमें हम लोग लाइन टू लाइन उनको कवर करेंगे, वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को। अब फिर उसी लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे वैदिक सभ्यता के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम लोग लगाएंगे, फिर हमारा जो है वैदिक काल पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।